Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the theories of socialization. आज हम लोग समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सोशलाइजेशन की मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन और सोशलाइजेशन की स्टेजेस जो डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट यानी कि सोशोलॉजिस्ट द्वारा दी गई हैं, इसके बारे में पढ़ रखा है। आज इस वीडियो में हम लोग सोशलाइजेशन के जो कुछ सिद्धांत हैं जो कि डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किन जो मेन जो जैसे हम कह सकते हैं सोशलाइजेशन की जो थ्योरीज़ हैं, मेन थ्योरीज़, वो किसने दी है और उसमें क्या क्या कहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद थ्योरीज़ ऑफ सोशलाइजेशन। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे समाजीकरण के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन को। तो थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? चार्ल्स कूले का इसमें आता है। चार्ल्स कूले के द्वारा जो दी गई है, ठीक है, जो थ्योरी है वो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, जो चार्ल्स कूले ने दी है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, चार्ल्स कूले का जो नाम है, जिसे मैं आपको चार्ल्स कूले कह रही हूँ, तो चार्ल्स कूले का फुल नेम है चार्ल्स कॉल्टन कूले। ठीक है, कभी कभी चार्ल्स कूले का फुल नेम भी आ जाए तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, चार्ल्स कॉल्टन कूले, CH कूले। ठीक है, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, जिसको हम लोग लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत या थ्योरी मानते हैं, इस थ्योरी में इन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए कि क्या होता है कि समटाइम्स, जब हम लोग समटाइम्स नहीं कहेंगे बल्कि हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जब तैयार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, मिरर में अपने आप को देखते हैं कि हमारा सेटअप कैसा है, हमने जो बाल बनाए हैं वो कैसे, हमारी ड्रेस है वो हम पे कैसे लग रही है। सेम एज इट इज, जैसे हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं, हम लोग उसको सेम एज इट इज़ अपने आप को वैसे ही समझते ही हैं, क्योंकि जैसे हमने बाल बनाया, अगर हमने देखा कि बाल हमारे इस साइड से मिरर में इस तरह से गए हैं, तो हमने समझ लिया कि हमारे बाल ऐसे हैं। ठीक, तो इन्होंने भी क्या किया है, जो हमारा समाज है उसको क्या कर दिया है, एक दर्पण की संज्ञा दे दी है, एक मिरर बना दिया है। अभी आपको कैसे समझना है कि आप एक व्यक्ति हैं या कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, और समाज क्या है, एक दर्पण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने आपको ये बताया कि आपको अब क्या करना है, पूरा ये लुकिंग ग्लास सेल्फ की जो थ्योरी है, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, दर्पण सिद्धांत भी कहते हैं, कूले के दर्पण सिद्धांत भी इसको कूले का कहा जाता है। आपको बस इमेजिन करना है, जब मैं ये पढ़ाऊँगी कि आप क्या है, आपके आगे एक मिरर है, मिरर आपकी एक सोसाइटी है और आप क्या है, एक व्यक्ति हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिएगा। तो अब हम पहले इनकी थ्योरी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कूले के अनुसार क्या है कि व्यक्ति जो है ये मानते हैं कि समाज में, ठीक है, व्यक्ति का जो समाजीकरण है वो कैसे होता है कि अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से होता है, और जितने ज़्यादा व्यक्तियों के संपर्क में एक व्यक्ति आता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, व्यक्ति का समाजीकरण होता है। ये एक बात और भी कहते हैं कूले, ये बात ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो समाजीकरण है वो कैसे हो रहा है, उसके स्वयं का विकास, उसके सेल्फ का विकास। ठीक है, व्यक्ति अपने बारे में, व्यक्ति का जो सेल्फ है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो इसके बारे में ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करता है, ठीक है, वो कैसे डेवलप होता है, उसकी सेल्फ, एक व्यक्ति की सेल्फ, उसका कॉन्शियसनेस या उसका सेल्फ जो है, स्वयं कह सकते हैं, वो कैसे डेवलप हो रहा है, जब वो दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया कर रहा है। वो जो अंतःक्रिया हुई, जो इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे लोगों से, और वो क्या कर पाता है, अपने मूल्यांकन क्या करता है, मतलब जैसे लोग उससे इंटरैक्ट हो रहे हैं वो चीज़, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि इवैल्यूएट, जैसे दूसरे लोग उसको कर रहे हैं,
उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। तो उन्होंने क्या किया है, इसके लिए 3 बातें बताई हैं। ये कहते हैं कि पहली बात इन्होंने ये कही है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक तो पहली बात आदमी ये सोचता है, दूसरे लोगों ने मेरे बारे में जो धारणा बनाई है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे लोगों ने क्या मेरे बारे में धारणा बनाई है। तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने मेरे बारे में क्या धारणा बनाई है, हम इससे नहीं इंटरेक्ट हो रहे हैं, बल्कि आप ऐसे समझिए कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। एक ये मेन पॉइंट है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन बड़ी बात यही है कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए क्या है कि हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे लोग क्या है हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक। हम इससे नहीं, हमको इससे नहीं मतलब है, लेकिन जो दूसरे लोगों ने हमारे बारे में जो धारणा बना रखी है उसके संदर्भ में हम खुद क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो धारणा होती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जब इसकी धारणा हमारे अंदर बन जाती है, ठीक है, जैसे हमारे बारे में लोग, जैसे कोई सोच रहा है कि हमको लोग मोटा नहीं कहते हैं, हमको लोग हेल्दी कहते हैं, जैसे इस तरह के, जैसे दूसरे लोग जो हैं हमको ऐसा कहते हैं, तो अभी तो हम पे जब कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा तो कहने का असर नहीं हुआ, ठीक। लेकिन जब हमने इनकी बात की, एक धारणा अपने अंदर ही बना ली, हमने भी कॉन्सेप्ट बनाया कि नहीं दूसरे लोग हेल्दी कहते हैं, ठीक है, और मोटा नहीं कहते, तो हम भी अपने आप को क्या समझने लगते हैं, हेल्दी समझने लगते हैं। तो अगर इन शॉर्ट में हम एक बात कहें, इसको समराइज़ करते हैं, उसको देखते हैं, अगर समराइज़ करके हम बात करते हैं तो कूले के जो अनुसार है समाज क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप एक दर्पण को समाज मानिए, ठीक है। तो क्या है कि समाज जैसा हमको दिखा रहा है, हम उस अपने आप को उसी तरह से क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारी सेल्फ का विकास हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब लोग जो होते हैं हमको कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं, तो हमारी वैसे ही धारणा बनने लगती है इनके अकॉर्डिंग, और उससे क्या होता है, हमारी सेल्फ जो होती है वो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन जैसे फैक्टर्स, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, वो इन्हीं सब में क्या होते हैं, समाहित होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं किस लिए होते हैं, क्योंकि आदमी उसी से मोटिवेट और डीमोटिवेट भी होता है, ठीक है। तो चार्ल्स फुले की मान्यता ये है कि अगर समाज क्या है एक दर्पण के मतलब क्या, समाज को हम एक दर्पण कह सकते हैं, और व्यक्ति स्वयं के बारे में जो भी समझता है, जो दूसरे की क्या समझता है, जो दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारा क्या है, सामाजिक दर्पण है। तो समाज क्या व्यक्तियों से मिलकर बना है, तो किसकी धारणा आएगी, समाज के लोगों की। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति क्या है, हमारा सामाजिक दर्पण है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने आप को, अपने स्वयं को, अपनी सेल्फ को बनाते हैं, ठीक। तो इसलिए कहा भी जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि वो हम में अच्छाई देखें और हम लोग अच्छाई की तरफ अग्रसर, ठीक है। सो अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्राइड का सिद्धांत, मनोविश्लेषण, ठीक है। फ्राइड का सिद्धांत है जिसका नाम है मनोविश्लेषण, थ्योरीज ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहता है, अब हम ये देखते हैं। की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे चार्ल्स फूले ने बताया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक इसलिए कि समाज जो सोच रहा है व्यक्ति अपने आप को वैसे ही धीरे धीरे समझने लगता है, तो चार्ल्स फूले ने ऐसा बताया। लेकिन जो फ्राइड थे वो बिल्कुल इस चीज़ से सहमत नहीं थे, वो इस थ्योरी को बिल्कुल नकारते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि स्वयं का जो विकास है, जो व्यक्ति के सेल्फ होता है, वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। उन्होंने क्या कहा है कि 3 अवस्थाएं बताई हैं इसकी, चेतन, अचेतन और
अवचेतन, ठीक है, चेतन, अवचेतन और अचेतन, ठीक है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, 3 तरह की अवस्थाएं बताई हैं। और वो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो ये 3 तरह की अवस्थाएं हैं, इन्हीं अवस्थाओं में क्या कहते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम, कुछ ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति क्या, जैसे कि कॉन्शियस में तो जो कुछ कर रहा है वो हमें सामने दिख रहा है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण क्या होता है, व्यक्ति जो होता है अपनी इच्छाओं को दमित कर लेता है या नष्ट कर लेता है। तो वो क्या होती हैं, वो इच्छाएं हमारी कहाँ चली जाती हैं, अचेतन अवस्था में चली जाती हैं। तो ये जो अचेतन, ठीक है, चेतन से अचेतन में आती है। जैसे चेतन की हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि जो कुछ सामने दिख रहा है सब चेतन में आता है, लेकिन अचेतन की जैसे हम बात करें तो अचेतन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ, जैसे कि कुछ इच्छाएं होती हैं कुछ व्यक्ति की, जो उनको वो दमित कर लेता है, दबा लेता है या नष्ट कर लेता है। इस तरह की जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं वो अचेतन में चली जाती हैं। और जब ऐसा अवसर आता है कि उसकी अभिव्यक्ति की जा सके तो वो जस्ट उसकी अभिव्यक्ति करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो सेल्फ है वो, जो लोग कहेंगे वैसा ही हम बनते जा रहे हैं, बल्कि हमारी जो सेल्फ है वो इन 3 अवस्थाओं पर आधारित है। इसी तरह से सिगमंड फ्राइड ने दूसरा कॉन्सेप्ट इद, ईगो और सुपर ईगो का दिया है, ठीक है। इद, ईगो और सुपर ईगो। इद, ईगो और सुपर ईगो क्या है, मान लीजिए आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, इद, ईगो और सुपर, मैंने एस लिख दिया है सुपर का, सुपर ईगो, ठीक। अब आप इसको, अगर मैं शॉर्ट में आपको इस बात को समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ईद क्या है, आपकी ऐसी अवस्था है, ईद ऐसी है जिससे क्या होता है, जो हमारी मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है, और हमको क्या है, कोई, अब बैलेंस कैसे बनेगा, सेल्फ का बैलेंस कैसे बनेगा, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मान लीजिए जो ईद होता है वो हमारी कोई भी चीज़ हमको चाहिए, तो ये ईद हमारा कहता है कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो कह रहा है कि हमको बस चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो बस कैसे भी करके चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, और हमको ये सब नहीं देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, बस चाहिए तो चाहिए और हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ठीक। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, ये सेल्फ का निर्माण बताते हैं कि सुपर ईगो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या करता है हमारा, जैसे कि सुपर ईगो की हम संज्ञा इस तरह से दे सकते हैं कि सुपर ईगो क्या करता है, हमको नैतिक मूल्य, ठीक है, तो नैतिक मूल्य जितने भी होते हैं वो बताता है। यानी कि हमको चीज़ चाहिए तो हम पहले सोचेंगे कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ऐसे नहीं ली जा सकती, सबको बराबर बांटना है, हम अकेले नहीं खाएंगे, ये नैतिकता के खिलाफ है, ठीक है, और ये चीज़ उठाएंगे नहीं, पहले पूछेंगे। यानी कि जितनी भी अच्छी प्रवृत्तियां हैं, मान लीजिए कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं जो कि मतलब ऐसे ही है, आप इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं रिलेट करके कि जितनी भी चीज़ों की बस दो दो दे देना है, मुझे लेना है, और इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो ईद में आती हैं, और जो सुपर ईगो की होती हैं वो नैतिकता से संबंधित होती है। ना ही तो व्यक्ति एज के हिसाब से चल सकता है, ना ही तो ईगो के हिसाब से चल सकता है। आदमी क्या करता है, जो सुपर ईगो के हिसाब से चल सकता है, ईगो जो उसका ईगो है वो इसको बैलेंस करता है, इनको भी बैलेंस करता है और इसको भी बैलेंस करके बीच का काम करता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता, ठीक है, कि ऐसे से इस तरह से करके हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके अपना काम कर सकते हैं। तो ईगो क्या करता है, हमारा बैलेंस करता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारा सेल्फ होता है वो बेसिकली क्रिएट होता है। तो सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग जो सेल्फ थ्योरी है वो इस तरह से बताई गई है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, देखेंगे। मिड की थ्योरी बेसिकली 2 चीज़ों पर है, कि मैं और मुझ पर, यानी कि आई और मी के ऊपर जो है मिड की थ्योरी बेस है। आइए कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवहार है, जो सामाजिक जितने भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, समाज के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है या समाज का हमारे प्रति जो दृष्टिकोण है, ठीक है, उसको ये बताते हुए कहते हैं
मैं क्या है, जब तक बच्चे में स्व चेतना, कुछ स्वयं स्वयं चेतना का जागृत नहीं होती, स्वयं चेतना का विकास नहीं होता, तो वो मैं के समान, आई के समान व्यवहार करता है। लेकिन जब उसमें स्वयं चेतना जागृत हो जाती है तो वो मुझ के समान, मी के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्यवहार करने लगता है। मैं का अर्थ क्या है, अगर हम देखें तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, जो व्यक्ति के दृष्टिकोणों के प्रति जो है, जो सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, अन्य व्यक्ति हैं, उनके दृष्टिकोण, उनके व्यूज़, उनकी सोच समझ के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे का क्या सोचता है, ठीक है, बच्चा क्या सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं का अर्थ वो होगा। जबकि मुझ क्या है, मी क्या है, वो सब कुछ है जिसके प्रति व्यक्ति स्वयं सचेत रहता है, ठीक। और जब ये आई और मी क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जब ये आई और मी दोनों मिल जाते हैं समाजीकरण में, तब क्या होता है, आई एम मी जो होते हैं, जो मिल जाते हैं, तब बच्चे का क्या होता है, समाजीकरण जो होता है वो माना जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये 3 जो थ्योरीज थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, थ्योरीज और भी हैं लेकिन ये 3 जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड कॉल मी। फिर मैं क्या करूँगी, एक एक थ्योरी को पर्टिकुलरली एक एक थ्योरी पे वीडियोस बना दूँगी ताकि आप लोगों को फॉर एग्जांपल दे के ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।